जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जो तप कर निकले वही सोना कहलाता है, और जो अडिग रहे वही एक दिन इतिहास बनाता है। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी बात के एक और एपिसोड पर। और मित्रों, जो हमारे आज के मेहमान हैं उनकी जिंदगी किसी फिल्मी सफर से कम नहीं। पढ़ाई के साथ साथ बॉडी बिल्डिंग का शौक, मगर जब बॉडी बिल्डिंग के कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया तो असफलता हाथ लगी। उसके बाद पढ़ाई पूरी करी, फिर बिजनेस में कदम रखा, मगर वहां भी जबरदस्त असफलता हाथ लगी, पैसे का नुकसान। उसके बाद अपने बड़े भाइयों के सहयोग से विदेश चले गए, वहां जाके जिंदगी को फिर से समझा, अनुभव बटोरा और खुद को तराशा। कुछ सालों बाद वापस आए और पीएचडी जैसी बड़ी डिग्री हासिल की। आज नगर के गांधी फैज़-ए-आम डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर तैनात है। श्री हरिवंश मित्रों, और आज के हमारे मेहमान हैं मेरे मित्र और कांग्रेस कमेटी के नगर अध्यक्ष डॉक्टर जाने आलम खान। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो में। बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। समय क्यों ना देता। एक तो हमारे आप मित्र, पुराने साथी, और ऊपर से इतना अच्छा काम कर रहे हैं आप, ये जो खिदमत कर रहे हैं हम लोगों की बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए। तो मुझे बिजी शेड्यूल में कितना भी मेरा क्यों ना होता, मगर मुझे आपको समय देना ही था। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे अपना समय दिया और इस काबिल समझा कि अपने प्रोग्राम में मुझे शामिल किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये आपका बड़प्पन है, बिल्कुल निश्चित। और अच्छा, आज भी सेहत पे आप काफी ध्यान देते हैं। सेहत का पुराना शौक है ये बॉडी बिल्डिंग पुराना शौक रहा है। कब से कितने साल हो गए? अच्छा, आज भी कर रहे हैं? अच्छा, सही बता, आज भी कर रहे हैं बॉडी बिल्डिंग? अब नहीं करते, समय की थोड़ी सी कमी है। अब नहीं, मगर कभी कभार जब वो कहते हैं ना कि जिम करने वाले के एक कीड़ा होता है, वो कीड़ा जाग जाता है जिम के पास से तो कर लेते हैं, मगर वो दर्द हो जाता है फिर बैठ जाते हैं। जब मेरी समझ से 18-20 साल के थे तब से जिम कर रहे हैं। ये लगभग 95 की बात है। 95 से इसका लोगों ने आपने हमारे साथ भी बहुत की है। हम लोगों ने बहुत से किस्से हैं उसके। अरे तो हम लोगों ने साथ में भी जिम किया। उसके बाद समय समय में मैं करता रहा, 1-2 कंपटीशन भी बीट किए। अब वो उसकी अलग कहानी है। नहीं, कहानी तो वो वास्तव में अलग है कि यार आप मिस्टर तिलहर बनते बनते रह गए थे। वो मिस्टर तिलहर का एक कंपटीशन हुआ था, कब की बात है? 2001 में हुआ था। 2001-2 की बात है वो। तो उसमें आप मिस्टर, अच्छा उस समय मिस्टर तिलहर कौन बने थे? हमारे निजाम भाई। अच्छा, निजाम भाई। तो वो उसमें कुछ काफी कंट्रोवर्सी रही, वो आप बनते बनते रह गए, निजाम भाई मिस्टर तिलहर बन गए। वो भी जलवा, वो भी एक बड़ा अच्छे। वो अपना समय था, आज का समय अपना है। हाँ। वो अच्छा, कोई शिकायत उनसे कि आप नहीं बन? नहीं, हमारे दोस्त है, दोस्तों के बीच में शिकवे के लिए रहते ही हैं। हाँ, रहते हैं। वो बन गए तब भी अच्छा था, मैं बन जाता तो बहुत अच्छा रहता। हाँ, सही बात है, सही बात है। नहीं, फिर भी आपने अच्छा, फिर मैंने जैसा आपके इंट्रो में बताया कि आपने बिजनेस वगैरह भी किया था, ठीक है। फिर आप शायद कहाँ चले गए थे? विदेश, सऊदी? मैं सऊदी में था। सऊदी में मैंने कितने साल लगभग रहे? मैं लगभग 37 महीने रहा, 37 मंथ। अच्छा, ये आपने जो पीएचडी करी वो वहां से वापस आने के बाद? जी, एक्चुअली क्या था कि मेरे एक मित्र है। इतना इंटरेस्ट रहा? जी, एक्चुअली वो थोड़ा सा कुछ कह सकते हैं आप, थोड़ी सी फाइनेंशियल कंडीशन भी देख सकते हैं, या आप मैं वहाँ पे था तो मैंने जब देखा लोगों को, एक हमारे दोस्त हैं जो जामिया से, डॉक्टर मोहम्मद अरशद, वो जामिया से पीएचडी कर रहे थे, तो मैंने देखा और पहले से ही था कि पीएचडी करूं मैं भी, मगर कुछ परिस्थितियां ऐसी नहीं कि मैं नहीं कर पाया, मगर ऊपर वाले ने चांस दिया। मैंने एनटीआई से पीजीडीसीए किया, पीजीडीसीए करके फिर सऊदी चला गया। सऊदी में भी थोड़ी दिक्कतें हुई, मगर सपोर्ट के कारण मुझे जो है अच्छी जॉब मिल गई। एयरपोर्ट पे भी एज ए सुपरवाइजर काम किया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। उसके बाद मैंने एप्पल कंपनी में आईफोन में काम किया। आईफोन से काम करने के बाद 27 महीने के बाद वापस आकर मैंने फिर एमबीए किया।
फिर कानपुर से पीएचडी की। फिर पीएचडी के साथ साथ मैंने एक छोटी सी खुसरो कॉलेज में जॉब की। फिर शाहजहाँपुर में सतपाल कॉलेज में मुझे चांस मिला। उसके बाद आज मैं शाहजहाँपुर के कल का वो तो किस्सा मुझे याद है, जब मेरा वहाँ सेंटर गया था, आप वहाँ ऐसे टीचर थे, सब व्यवस्था बिगड़ गई थी, तब आपने संभाला था, धन्यवाद उसके लिए एक बार। अरे बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, जब आप उस समय, हालांकि हैंडसम तो निश्चित तौर से आप भी हैं, हैंडसम आज भी हुए। हाँ बिल्कुल, नहीं मैं उस समय का बता रहा हूँ ना, उस समय जब आप मतलब बड़ा चर्चा थे आपके, आपके ऊपर बताते हैं, बहुत लड़कियां भी बहुत फिदा रहती थी। अब ये तो विशेष कृपा है ऊपर वाले की। अच्छा, कि कौन किस पे फिदा हुआ, वो वक्त वक्त की बात है। वो वक्त आज अलग था, आज वक्त और है। तो मतलब वो वक्त ऐसा था कि लोग बताते हैं कि आप छत पे खड़े होकर गाना गाते थे कि दम्बर जो दर वो मेरे चंदा, मैं उनसे प्यार कर लूंगा, बातें 1000 कर लूंगा। अब मोहब्बत चीज ही ऐसी है, आदमी रोके नहीं रुकता। वो एक दौर होता है, मगर ये भी बात कहेंगे आपने किया और निभाया भी उसको। आज आपका बड़ा अच्छा परिवार है और 3 बेटियां हैं आपकी, जिससे प्रेम किया, उसको निभाया और आज तक निभाया। चलिए, ये बातें तो होती रहेंगी। अच्छा, फिर अभी आप गांधी फैजिया डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर? जी, अभी मैं जीएफ कॉलेज में हूँ, एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। बाकी थोड़ा सा पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट है। मैं देखता हूँ फेसबुक पे आपके अक्सर वीडियो आए रहते हैं, छाए रहते हैं। तो एक्चुअली ये वजह क्या रही अच्छे खासे, आपको लगा यार एक प्रोफेसर की जॉब के बाद ये क्या मतलब मन हुआ कि भाई राजनीति में जाए? क्योंकि राजनीति तो क्षेत्र और फिर आप नए खिलाड़ी। देखिए, कहीं ना कहीं से तो शुरुआत हमें करनी ही पड़ेगी, और राजनीति एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू आप लोगों का भला, लोगों के साथ गलत हो रहे उनका भला कर सकते हैं, समाज का भला कर सकते हैं। समाज में जो लोग निचले तबके के हैं, खास तौर से उनके साथ, उन्हें योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा, कई पॉलिसीज आती हैं उसका लाभ नहीं मिल रहा। आप भी देख रहे होंगे कि किस तरीके की आज गंदी राजनीति चल रही है, और इस गंदी राजनीति में हम जैसे पढ़े लिखों का आना बहुत जरूरी है। नहीं, पढ़े लिखों की निश्चित आवश्यकता है। तो इसीलिए, क्योंकि मुझसे ये चीजें देखी नहीं जाती, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे भी लोग पॉलिटिक्स में आना चाहिए, और मेरे साथ और जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें भी राजनीति में सक्रिय होना चाहिए। क्योंकि जब तक आप पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे तो समाज का भला नहीं होगा। तो इसीलिए राजनीति में मेरी आने की वजह रही, और समाज के प्रति लोगों की मदद करना, लोगों के साथ जुड़ना, उनकी समस्याओं को हल करना, और जितनी आपसे हो जाए अपने आप हल करो, और जो अधिकारी हैं उनके जरिए हल करवाना, ये मेरी प्राथमिकता है, और इसी में मैं अड़ी हूँ और आगे भी यही करता रहूंगा। तो राजनीति में जब आप आए तो क्या आपको लगता है पहला कदम कुछ गलत उठ गया था? क्योंकि आपने शुरुआत करी आम आदमी पार्टी से और आज कांग्रेस में। जी, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी आपको। तो उस समय अन्ना हजारे जी का आंदोलन चल रहा था और केजरीवाल जी का चल रहा था। मैं ही क्या, मेरे जैसे अनगिनत लोग, तमाम युवा उनके साथ थे। मगर धीरे धीरे परिस्थितियां बदलती गईं, और लगा कि आम आदमी की पकड़ जब कमजोर होती गई, क्योंकि आम आदमी पार्टी की कमजोर होती गई, और जब लगा मुझे कि दूसरी पार्टी में जाकर ही मैं भला कर सकता हूं, कोई ऐसी पार्टी चुननी चाहिए जिसका पुराना इतिहास रहा हो देश के साथ, और जो आज भी लोगों के लिए लड़ रही हो। तो इसीलिए मैंने जो है कांग्रेस पार्टी को चुना, और आज भी इसी में हूं, और अभी तक काम कर रहा हूं, आप देख रहे हैं। तो कांग्रेस ज्वाइन करने की यही वजह रही कि पुरानी पार्टी है, या और लोगों के लिए लड़ रही है? क्योंकि देखिए, जो अपोजिशन में होता है उसका काम ही लड़ना होता है। आपकी बात बिल्कुल सही है, मगर कांग्रेस एक ऐसी पार्टी भी है, जब कांग्रेस के आदरणीय राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, मोहब्बत की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप उलट कर देखें तो दूसरी पार्टियां देश में नफरत बोने का काम कर रही हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही हैं। तो आप मोहब्बत बांटने वाले के साथ होंगे या नफरत बांटने वाले के साथ? नहीं। इसीलिए मैंने राहुल गांधी को सुना, और मैं मोहब्बत बांटने वाले के साथ हूँ। ठीक है, मैं किसी की बुराई नहीं करता, मगर मेरे लिए मुझे लगा कि हाँ, कि मुझे कांग्रेस के साथ जाना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी नफरत बांटने का काम कर रही है? नहीं, मैं किसी को बुरा नहीं कहता, ये अपनी अपनी चॉइस है। नहीं, अभी आपने कहा ना
कि भाई मैं किसी के ऊपर ब्लेम नहीं लगाता, अच्छा प्ले मतलब ये मैं किसी पे नहीं कंट्रोवर्सी लगाता, का ये मामला, अपनी अपनी मतलब चॉइस है। ये डिप्लोमेटिक आंसर हो गया आपका कि कहीं भी दी बात और अपने आप को वो सेव भी आप कर लिया। वो आप जैसा सोचें, मगर मुझे पार्टी अच्छी लग रही है तो मैं कांग्रेस की तरफ गया। मुझे राहुल गांधी अच्छे लगते हैं क्योंकि वो देश के हित की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, गरीब की बात करते हैं, मजलूम की बात करते हैं, उनके अधिकारों की बात करते हैं, वो संविधान की बात करते हैं और वो देश की बात करते हैं। हम्म, अच्छा चलिए बढ़िया है। अच्छा ये देख रहा हूँ कि मैं आप वास्तव में लोकल मुद्दे काफी उठाते रहते हैं, अक्सर फेसबुक पे चर्चा में रहते हैं। जो तिलहर का जो खूनी बाईपास है उसके मतलब खूनी वो अपना जो किराया है, हाँ उस पर काफी ज्यादा इतना ज्यादा आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, उसकी आपने बात उठाई और उसकी आवाज उठाई कि उस पर कुछ, मगर उस पर कुछ हुआ नहीं बल्कि और लोगों की दिक्कत बढ़ गई भाई। वो तो यार बंद करा दिया कि आप कहानी पूरी बंद हो गई, तो अब तो लोगों को और समस्या खड़ी हो गई। क्या कहना चाहेंगे आप? जो तिलर का खूनी तराहा है, उसे खूनी तराहे का नाम हम ही लोगों ने दिया है, कांग्रेस के लोगों ने दिया है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से एक्सीडेंट देखे हैं। हाँ क्योंकि मैं रोज कॉलेज जाता हूँ आता हूँ, कई बार तो मेरे सामने हुए, कई लोग खत्म हो गए। तो मुझे ऐसा लगा कि इस तरह को बंद होना चाहिए, इसके लिए अंडरपास या ओवर ब्रिज का निर्माण होना चाहिए। इसके लिए कांग्रेस कमेटी के लोगों ने 3 बार ज्ञापन भी दिया डीएम साहब और डीएम साहब के माध्यम से एनएचआई वालों को, और डीएम साहब ने आश्वासन भी दिया था कि जल्दी काम शुरू होगा, मगर उस पर अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रशासन जल्द ही उस पर काम लगवाएगा और जो नॉर्मल तिराहा था वो खूनी तिराहा में तब्दील हो गया, फिर से वो वास्तविक रूप में आएगा और लोगों को जो जाने जा रही हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, उसमें लोगों को निजात मिलेगी। और जो ब्रेकर बनाए गए थे अभी, ब्रेकर भी प्रॉपर तरीके से नहीं बने हैं, रास्ते भी बंद करा दी गई। मगर आपने देखा होगा, आप ये कह रहे हो कि लोगों को दिक्कतें हुई हैं, बहुत मगर लंबा घूम के जाना पड़ा। सर साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा, जिस दिन से मैंने रास्ता बंद करवाया है या हम लोगों ने बंद करवाया है, उस दिन से किसी की जान नहीं गई। ये बात तो तो ठीक है। थोड़ा सा घूम के आना बेहतर है हाँ किसी की जान जाने से बेहतर। और जल्दी उस तिराहे पर काम होगा। हम लोग एसडीएम साहब से मिलेंगे और डीएम साहब से भी मिलेंगे। मेरा यह वादा है सबसे कि जब तक तिराहे पर अंडरपास या ओवरब्रिज नहीं बन जाएगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा और ना ही किसी अधिकारी को चैन से बैठने दूंगा। अच्छा पढ़े लिखे होने का आपको लगता है कि एडवांटेज मिलता है कि आज चीजें काफी सारी सब आप इतना जो बड़ा मुखर होके बोलते हैं, कहीं ना कहीं इसका पढ़ाई पढ़ाई का बड़ा योगदान है इसमें? पढ़ाई का योगदान, एक तो सारी चीजों से आप जागरूक रहते हैं, आपको पता होता है हमें कौन सी बात कहाँ पर बोलना है। तो मैं तो ये सबसे कहता हूँ कि रोटी आदि कम खाइए, मगर बच्चों को जरूर पढ़ाइए, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा माध्यम है, जब आप पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे, नहीं तो आप पीछे ही चले जाओगे। ये इतिहास गवाह है, जिन जिन ने पढ़ाई का दामन थामा है उन्हीं ने इतिहास रच दिए। पढ़ाई का दामन थामते ही अम्बेडकर जी ने संविधान रच दिया। अब वो संविधान हमें जीना सिखाता है, हमें रहना सिखाता है, हमें किस तरीके से कानून का साथ देना चाहिए, हमें किस तरीके से कानून का पालन करना चाहिए, वो संविधान बताता है। पढ़ाई वो ऐसी चीज है जिससे आप अपने अधिकारों को पा सकते हैं। अच्छा क्या आपको लगता है कि यार कहीं ना कहीं राजनीति में एक बेंचमार्क ये भी होना चाहिए कि भाई कम से कम आप इतने पढ़े भी होने चाहिए, मतलब आप लगता है नहीं कि यार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए कि भाई जो भी अपना जो है यार मतलब एक होना चाहिए कि भाई आप कम से कम जैसे अब आप हैं, आप पीएचडी हैं, अरे कम से कम ग्रेजुएशन तो होना, मतलब आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है? नहीं, जब जिस तरीके से हर कार्य के लिए योग्यता निर्धारित है, तो उसी तरीके से मेरे हिसाब से, मेरी इट इज आपने माय सोचा ओपिनियन कि राजनीति में आने के लिए कम से कम पॉलिटिकल साइंस में आप पीजी तो हों। हाँ जिस तरीके से आप बिजनेस में जाने के लिए एमबीए करते हैं, होटल में जाने के लिए एचएम करते हैं, होटल मैनेजमेंट का हाँ, और आप किसी भी फील्ड में जाने के लिए आपको कंप्यूटर में टेक्नीशियन बनना है, कंप्यूटर में आप बेहतर बनना है, तो आपको एमसीए करना होता है। डिग्री होनी अब एमबीबीएस करना है आपको, अब आपने कर लिया, कुछ करे नहीं है आपने और हाथ में आप ऑपरेशन करने चले गए तो नहीं होगा। तो एक क्वालिफिकेशन निर्धारित होना चाहिए, उस पर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और इस पे कोई ना कोई कानून या नियम बनाना चाहिए कि योग्यता के हिसाब से उस आदमी को वो कंडीशन मिले। जब एक छोटी सी पोस्ट के लिए, क्लर्क के लिए योग्यता निर्धारित है, तो देश को संभालने वाले, प्रदेश को संभालने वाले, जिलों को संभालने वाले के लिए योग्यता निर्धारित नहीं है। तो योग्यता निर्धारित होना चाहिए, कम से कम पॉलिटिकल साइंस में एमए पीजी तो होना ही चाहिए। होना चाहिए। अच्छा जब आप इतना कह रहे हैं कि राजनीति और एक से एक धुरंधर नेता है भी, अच्छा और तिलहर में भी हमारे काफी धुरंधर नेता है, तो आपको लगता है कि आप तिलहर की राजनीति में जगह बना पाएंगे? क्योंकि आप जान रहे हैं
आपसे पुराने भी एक से एक धुरंधर नेता हैं हर पार्टी में, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, इवन कांग्रेस में भी है ऐसे। तो आपको क्या लगता है आप जगह बना पाएंगे? देखिए, जगह बनती है आपके व्यवहार के ऊपर, आपके काम के ऊपर, लोगों के साथ आपका टच कहता है उससे उसके ऊपर। क्योंकि जगह बनानी नहीं पड़ती, खुद बन जाती है। जब आप लोगों के लिए आवाज उठाएंगे, लोगों के लिए संघर्ष करेंगे। आप हमारी संघर्ष यात्रा हमारे चैनल्स के थ्रू देख सकते हैं। छोटे छोटे सड़कों के मुद्दे हो वो हम उठाते हैं, लाइट के खंभों के मुद्दे हो वो हम उठाते हैं, सड़क के मुद्दे हो वो हम उठाते हैं, वाटर फ्रीजर का मुद्दा हो वो हमने उठाया। वाटर फ्रीजर लगवाए गए थे चेयरमैन साहब के द्वारा। ये तो अच्छी बात है। हाँ, नहीं अच्छी बात है, मगर 100 रुपए की चीज 1000 में तो नहीं लगनी चाहिए ना। अच्छा, उसकी एक्चुअल कीमत क्या है, आपने लगवाए कितने, टैक्स किसका है, पैसा किसका है एक्चुअल में? बंदरवाट हो रहा है उसमें। अभी आपने देखा होगा कितनी ठंड पड़ रही है। मैंने 2 से 3 बार एसडीएम साहब को, ईओ साहब को, चेयरमैन साहब को बताया कि कम से कम जो मेन पॉइंट है वहां पर आप लकड़ी अलाव के लिए लकड़ी डलवा दीजिए, मगर लकड़ी नहीं जलाई गई। पैसा तो आया है। अच्छा, पैसा आया है। पैसा आया है। जब छोटी सी जगह कटरे में लकड़ी पड़ रही है हर स्थानों पर, तो तिलड़ तो बड़ी नगर पालिका है, उसका पैसा कहाँ जा रहा है आखिर? आपने खुद देखा, आपने हाथ तापे कहीं पे? आपने लकड़ी देखी नहीं, तो उसका पैसा कहाँ जा रहा है? उसका पैसा अधिकारियों को पता होगा, और जो जनप्रतिनिधि चुने गए हैं उन्हें पता होगा। मैं नाम तो नहीं ले सकता क्योंकि नहीं, नाम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो थोड़ा सा मसला दूसरा बन जाएगा। हाँ, तो ये सारी चीजें हैं। अभी सड़क वाला मुद्दे हो, सड़क का देखिए आप, सड़कें ऐसी बनाई गई, नगर जल निगम ने खोद के डाल दी सड़कें। कई बार हम लोगों ने धरने दिए, ज्ञापन दिए, खोद के डाल दी। स्कूल के बच्चों को, बड़े बूढ़ों को और रोजमर्रा निकलने वालों को परेशानी होती है, चाहे वो आपकी बुलाकी दास की सड़क हो, उमा टाकीज की सड़क हो नगर पालिका के पास, या ईदगाह वाली सड़क हो, या तिलर की अन्य सड़कें हों। सफाई व्यवस्था प्रॉपर नहीं है सड़कों की, खुद ही पड़ी हुई है, कई कई सालें हो गई, उसमें नहीं किया गया। नगर पालिका की जो प्रॉपर लाइट की व्यवस्था है वो प्रॉपर सही नहीं है, और आपका सफाई व्यवस्था ये सही नहीं है। सब में कुछ ना कुछ समस्याएं हैं, कहीं ना कहीं जोल चल रहा है। दुकानों वाला मसला आपने सुना होगा अभी 3 दिन पहले। हाँ, वो कुछ फेसबुक पे तो उसमें ये हो रहा है कि उसमें भी कुछ मतलब प्रॉपर क्लियरिटी नहीं है काम में। आपको क्या लग रहा है कि जो मौजूदा चेयरमैन है हमारे, वो काम ठीक से कर नहीं पा रहा है? इसका मतलब जाहिर सी बात, जब इतना सब कुछ है। जो हमारे जो पूर्व चेयरमैन थे, हमारे बड़े भाई इमरान भाई, तब तक तो ठीक था। लकड़ी भी पड़ती थी तो कहाँ से आती थी, सारी व्यवस्थाएं होती थी तो कहाँ से आती थी। जब से वो नहीं रहे, उसके बाद से काफी चीजें देखने को मिल रही हैं। नगर का हर आदमी आपको बता सकता है इस मामले में। तो प्रॉपर तरीके से सारी चीजें जो चलनी चाहिए, सफाई व्यवस्था हो, विद्युत व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो। अभी आपने देखा होगा कई पोस्टें ऐसी आई थी फेसबुक पे, जो दूषित पानी पीने को मजबूर हो रहे हैं लोग, गंदा पानी आ रहा है उनके घर में। अब बताइए, बीमार नहीं पड़ेंगे तो क्या होगा? स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल ठप है। पानी, जो बेसिक चीजें हैं हमारी आपकी, वही जब नहीं मिल पाएंगी, आप वो नहीं दे पा रहे हो, तो आप कुर्सी पे बैठने का आपको कोई राइट नहीं। जो है वो सेवा नहीं कर पा रहे हैं, इसका प्रॉपर जो करनी चाहिए, एक दायित्व है उनका, वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे। अगर आप सेवा नहीं कर पा रहे हो तो आप कुर्सी छोड़ो, बहुत से लोग लाइन में लगे। सबको मौका मिलना चाहिए, क्योंकि एक कुर्सी पे बैठने का अधिकार एक का नहीं है। जो बेहतर करेगा, वो टिकेगा, वही अपनी जगह बनाएगा। और जगह बनानी पड़ती है, और जगह बनाने के लिए आपको जनता से जुड़ना पड़ता है। चाहे एसआईआर का मुद्दा हो, हमने उस पर काम किया। एसआईआर के बारे में क्या थोड़ा सा बताएंगे? एसआईआर आपका जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, जो वास्तविक नागरिक है हमारे देश के, उसमें उन्हीं के रहने का अधिकार है देश में। जो इधर उधर से आए, बाहर से आए, सरकार की योजना है। जो डबल वोटर्स थे, एक वोट यहाँ है, एक गांव में है, एक शहर में है, 3-3 वोटर है, सब जगह वोट डालना है। एक तो एसआईआर से उसमें कमी होगी, फर्जिफिकेशन खत्म होगा। दूसरा, जो मृतक है, कहीं कहीं आपने देखा होगा न्यूज़ों में, मृतक भी वोट डालने आते हैं, तो वो खत्म होगा। तो जो ट्रांसपेरेंसी है वो आपके सामने आ जाएगी, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो जो छुपी हुई चीजें हैं वो आपके सामने आ जाएंगी। तो उससे क्या होगा कि जो फर्जी चीजें हैं वो खत्म होगी, और एक जो लिस्ट सामने बन के आएगी एसआईआर की, वो एक मजबूत लिस्ट होगी, एक मजबूत स्तंभ होगा देश का लोकतंत्र बनाने के लिए। जो बेस्ट अच्छा चुन के आएंगे, अच्छे लोग आएंगे,
तो उसमें ये होगा जो गलत लोग हैं वो लिस्ट से हट जाएंगे। अब वो यहाँ के हों चाहे वो विदेशी हों, जो यहाँ बस गए आके, तो वो लिस्ट से हटेंगे। और जो एक्चुअल नागरिक हैं, जो उनके पास कागज है, वो कागज दिखाएंगे, अपना फॉर्म भरेंगे, उन्हें कोई परेशानी नहीं है। परेशानी उन्हें है जो गलत तरीके से यहाँ रह रहे हैं, उन्हें परेशानी होगी। जो वास्तविक यहाँ के नागरिक है SIR में, उन्हें परेशानी नहीं है, ना उन्हें परेशानी होगी। बाकी हम लोग जितनी मदद कर सकते हैं SIR पे, हम लोगों ने कैंप लगवाए। SIR पे जितना मैं समझता हूँ कि तिलर कांग्रेस ने काम किया है, कांग्रेस ने काम किया है जिले में और प्रदेश में, उतना किसी पार्टी ने SIR पे काम नहीं किया। और बाकी जो किसी के वोट कट गए हैं, वो 6 नंबर से अपना फॉर्म भर के अपना वोट जोड़ बनवा सकते हैं। अगर किसी को हटवाना है तो 7 नंबर का फॉर्म भर सकते हैं। अगर किसी को अपने नाम में कुछ बढ़वाना या घटवाना है, नाम गलत हो गया या ट्रांसफर करवाना है, किसी की शादी यहाँ हो गई, यहाँ से बाहर हो गई, तो वो अपना 8 नंबर का फॉर्म भर के इसमें करेक्शन करवाना है या करवा सकता है। SIR से घबराने की जरूरत नहीं है। ये एक प्रक्रिया है, उसे हम सबको गुजरना है। और ये एक अच्छी बात है, एक लिस्ट आपके सामने आएगी तो आपको पता लगेगा, क्योंकि ये आने वाले समय में चुनाव के लिए भी बेहतरी होगी। जो सरकारें चुने जाएंगे उनके सामने भी एक चैलेंज होता था, फर्जी वोट, वो फर्जी वोट इससे कट जाएंगे। अच्छा, अगला चेयरमैन का चुनाव 2028 में है शायद, 2028 में, और उसकी मोहरे लगने या कहते हैं कि फील्डिंग लगनी भी शुरू हो गई है। तो आपकी क्या तैयारी है चेयरमैन के चुनाव के लिए, अगले जो आगामी चेयरमैन? मैं तो लोगों के लिए लड़ रहा हूँ। मैंने अभी सोचा भी नहीं है कि मैं चेयरमैन ही में खड़ा चेयरमैन होगा। बन के भी आप लोगों के लिए लड़ेंगे या अपने लिए शुरू कर देंगे? लड़ेंगे नहीं नहीं, लोगों के लिए? चेयरमैन देखिए, मैं अभी भी बगैर, मेरे पास कोई पद नहीं है, सिर्फ पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, छोटा सा कार्यकर्ता हूँ पार्टी का। उस अभी भी मैं आवाज उठा रहा हूँ। अगर ऊपर वाले ने सबका आशीर्वाद रहा, तो अगर उसने इज्जत नवाज दी, तो ये तो जनता ही बताएगी। और चुनाव में तो उतरेंगे, अभी कोई फाइनल नहीं है, ये पार्टी का अगर डिसीजन होगा तो देखा जाएगा। मगर उस पद की या उस सोच के मैं काम नहीं कर रहा हूं। मैं, मेरे अपने दिल की आवाज है कि लोगों की मदद करनी चाहिए, लोगों के साथ गलत हो रहे, उनके साथ आवाज उनकी उठानी चाहिए, उनके साथ आना चाहिए। बहुत से लोगों की समस्याएं, उन समस्याओं का समाधान कराना चाहिए। बाकी लोगों का जो आशीर्वाद रहेगा वो कबूल करूंगा, जो भी होगा। नहीं तो टिकट तो मांगेंगे ये कैसे? वरना अभी अब जनता देख रही है, वो कैसे उसको मन बनाएगी? उसे पता ही नहीं होगा कि डॉक्टर जानी आलम खान चेयरमैन के इलेक्शन में आ रहे हैं। अब उसे नहीं पता, अगर पता होगा आपके माध्यम से तो वो कुछ मन बनाएगा। जैसे मैं हूँ, अब मुझे लगेगा यार मेरा भाई यार आ रहा है तो शायद मैं कुछ हवा बनानी शुरू करूँ, वरना उन्हें अच्छा यार डॉक्टर साहब उन्होंने तो मना ही कर दी। हवा तो जब चलनी होगी तो चली जाएगी, नहीं, मगर अभी ये स्पष्ट नहीं है। ये मेरे अपने बताएंगे और जनता बताएगी कि मुझे इलेक्शन लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। ये बात का मुद्दा है, भविष्य की बात है। तो अगर सबको बता दे तो फिर वो जीत ही जाएंगे ना। फिर नहीं, अभी समय भी है थोड़ा सा, तो अभी डिसाइड नहीं है कि लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा। फिलहाल जनता की सेवा जारी थी और जारी रहेगी। अच्छा, आप पार्टी की बात कर रहे हैं, पार्टी का इतना विचार है, तो आप भी राहुल गांधी जी की तर्ज पे कुर्ता पजामा बहुत कम पहनते हैं। एक अक्सर क्या होता है, नेता वही माना जाता है कुर्ता पजामा, तो आप? नहीं, कुर्ता पजामा तो एक सिंबल है राजनीति का। आप बगैर कुर्ता पजामा पहने बहुत अच्छा काम कर सकते हैं लोगों के लिए। अच्छा काम की जरूरत है ना, कुर्ता अच्छे काम की जरूरत है, ना कि कुर्ते पजामे की। अब सारे कुर्ते पजामे वाले तो अच्छे काम नहीं करते, बहुत से घोटाले भी करते हैं। तो अब मैं कुर्ता पजामा पहन लूं, फिर मैं घोटाला करवाऊं या करूं? फिलहाल अभी वो कंडीशन नहीं आई है कि मैं घोटाला करूं। ऊपर वाला ना ही मुझे उस कंडीशन में लाए, मैं लोगों की सेवा के लिए उतरा हूं। अच्छा, मगर ऐसा होता है यार, पहले तो आप व्यक्ति कहता है कि नहीं, मगर जब आ जाता है, जब उसे पद मिल जाता है और फिर जब स्थितियां बनती हैं तो फिर वो ऐसा होता क्या कि जैसे मान लो अक्सर ये होता है, अक्सर लोग कहते भी, आपने सुना होगा कि यार नेता बनने से मतलब यानी कि मंत्री जी या विधायक या चेयरमैन बनने से पहले कुछ नहीं थे और बनने के बाद सब कुछ हो गया। तो ऐसा क्या होता है? अब आदमी की भूख है, बढ़ती चली जाती है। किसी को सब कुछ मिलता है फिर भी उसकी भूख नहीं मिटती, और किसी को बहुत कुछ होता है और ना उसे पाने की तमन्ना होती है। तो भूख, अब पैसे की भूख तो किसी की नहीं मिटती, चाहे वो बड़े बड़े बिजनेसमैन हो, बड़े बड़े लीडर हो। मगर मेरा ये कहना है कि आदमी वही है, नेता भी वही है, जो जिसके पीछे तारीफ हो। अगर आपकी अच्छाई ना हो तो आपकी बुराई भी ना हो। तो मेरा तो ये नजरिया है कि
अगर कभी जनता ने मौका दिया, ऊपर वाले ने साथ दिया, ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा, तो ये वक्त बताएगा कि मैं काम करूंगा या मैं क्या करूंगा। गलत तरीके से। ऊपर वाले का ये है, गलत तरीके से तो नहीं करूंगा, इतना तो लोग मुझसे भरोसा कर सकते हैं, और मैं उनका ना भरोसा तोड़ूंगा कभी। इन चीजों से मैं अलग हूं। अच्छा, जैसे आपने बताया कि अभी इतनी सारी खामियां हैं, इतनी सारी समस्याएं हैं तिलहर की, तिलहर क्षेत्र में। मान लीजिए अगर आप तिलहर के चेयरमैन बनते हैं तो आप जनता के लिए क्या करें। जनता की जो बेसिक समस्याएं हैं, सड़कों की समस्या हो गई, प्रॉपर जो लाइट की व्यवस्था है नगर पालिका के द्वारा जो होती है वो हो गई, और आपकी पानी की व्यवस्था हो गई। लाइटिंग की आप देखो, नगर पालिका के अंडर में आती है, लाइटें खराब पड़ी हैं, खंबे खराब हो रहे हैं, बंदर आजकल देखा आपने हिला हिला के, आप कंप्लेन करते चले जा रहे हो, लाइट लगाने वाले नहीं आ रहे। देखा नगर पालिका का काम है। जो नगर पालिका की लाइन है वो तो देखेगी, जो हाइडल की लाइन है वो हाइडल देखेगी। ओके। सड़क की व्यवस्था हो गई, सड़कें खुद ही पड़ी, जैसे मैंने आपको भी पहले बताया, सड़कें खुद ही पड़ी हैं। आप कंप्लेन कर रहे हो, सड़कें तो नगर पालिका की हैं, उसे जल निगम ने खोदा है, तो जल निगम कंसर्न लेता है नगर पालिका से, और नगर पालिका उस पर टाइम देती है कि इस समय के अंदर, 40 दिन के अंदर, 50 दिन के अंदर आपको ये खुद ही सड़क सही करनी पड़ेगी। मगर अगर नगर पालिका ये सही नहीं करती तो कहीं ना कहीं चूक है जिसे हमने चुना है उसकी। तो हम ऐसा आदमी चुनेंगे जो इस तरीके की व्यवस्था, जो हमारी सरकार में काम है, जो हमारा लीडर है जिसे हमने चुना है, उसकी जिम्मेदारी होती है, जो हमारी बेसिक नीड्स है, रोटी और कपड़ा मकान, ये सारी नगर पालिका में प्रॉपर तरीके से। आपको जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत है, 6 महीने लग रहे हैं जन्म प्रमाण पत्र में। आपको जरूरत है मृत्यु प्रमाण पत्र की, तो आपको 6 महीने लग रहा है मृत्यु प्रमाण पत्र लेने में। आपको दूसरे सर्टिफिकेट्स की जरूरत है, वो आपको लग रहे हैं। अगर ये सारी चीजें हमारे हाथ में आएंगी या मेरे हाथ में आएंगी, तो उसका जो टाइम लिमिट बांधी गई है, उस टाइम लिमिट के अंदर ही वो चीज मिलेंगी। एक दिन उससे ऊपर नहीं होगा, उसके अंदर ही काम होना चाहिए। हाँ, तो ये तो बिल्कुल पक्का है ना कि आप फिर तिलहर का चेयरमैन। वो वक्त बताएगा। नहीं, कैसे वक्त बताएगा भाई, जब आप भाई एक बताइए, जनता तो आप कहलाना क्या चाह रहे हो? नहीं कहलवाना भाई आप। अच्छा, मेरी एक बात बताइए, आप कह रहे हैं जनता को इतनी समस्याएं हैं, ठीक है, इतनी समस्याएं हैं, तो आप उनकी समस्याओं को दूर तो तभी कर पाएंगे जब, जैसे अब आप अगर चेयरमैन बनते हैं, कल को आपको कोई पद मिलता है तभी तो आप उनके, वरना तो आप लड़ते रहेंगे उनके लिए। देखिए, दोनों में अंतर होता है, एक लड़ना किसी के लिए, एक होना कि नहीं ठीक है आप आइए हमारे पास, आपका काम तुरंत होगा। तो बिल्कुल आपको तो मन तो पक्का करना ही पड़ेगा कि हाँ मुझे लड़ना है या नहीं लड़ना है। देखिए, जब आप राजनीति में उतरते हैं तो कोई ना कोई एम, कोई ना कोई मकसद होता है। मकसद तो लेके, तो मकसद मेरा यह है कि लोगों के साथ देना, लोगों के काम आना, उनकी समस्याओं का समाधान करवाना। अब पार्टी अगर जिम्मेदारी देगी और पार्टी ने अगर मेरे ऊपर भरोसा जताया तो मैं पूर्ण तरीके से मैदान में आऊंगा, और नहीं जताया तो नहीं जताया तो सेवा तो चल रही है, सेवा चलती रहेगी। सेवा के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई पद हो, आप बगैर पद के भी, जैसे आज हम लोग काम कर रहे हैं, करते आए और करते रहेंगे। अच्छा, और किसी दूसरी पार्टी ने अगर आपको सेवा का मौका दिया? अभी तो कांग्रेस के साथ हूँ, कांग्रेस के साथ रहा हूँ और रहूंगा। मगर सेवा, अब सेवा जब देखिए, मान लो कांग्रेस का आप देखते हैं कि पिछले नगर पालिका के चुनाव में वोट शेयर काफी कम था, ठीक है। अब अभी आप कह रहे हैं कि मैं जनता के साथ हूं, अब आपको लगा कि नहीं यार, जनता का दुख दर्द दूर करने के लिए मुझे कोई दूसरी पार्टी टिकट दे रही है। मान लीजिए आपको समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी से टिकट ऑफर हो गया, तो क्या आप मना कर देंगे? जनता की सेवा का मौका छोड़ देंगे? जनता की सेवा के लिए मैं निर्विरोध भी लड़ सकता हूँ, ऐसा नहीं है। अगर मुझे लोगों को चुनना होगा और लोग मुझे पसंद करते हैं, मेरे ऊपर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, अगर मैंने उनके लिए कुछ किया है तो मुझे वो निर्विरोध भी चुन सकते हैं। नहीं, ये तो इलेक्शन लड़ने के बाद ही पता लगेगा ना कि भरोसा किया नहीं किया, और उससे पहले क्या पता? तो उससे किसी भी पार्टी से मैं हूँ, भरोसा तो किसी भी पार्टी से मैं हूँ। एक्चुअली देखिए, अब ये तो जैसे ये तो अभी आपका डिप्लोमेटिक आंसर हो गया। अब एक्चुअली पॉलिटिकल की बात करी जाए कि जब हम किसी पार्टी से लड़ते हैं तो हमें उसका वोट बैंक का भी तो मिलता है। भाई देखिए, निर्विरोध जीतना और पार्टी के टिकट पर जीतना दोनों में अंतर है, क्योंकि निर्विरोध में क्या होता है कि आपको सिर्फ आपकी फेस वैल्यू पे जो वोट है वो मिलेगा, और अगर आप किसी पार्टी से लड़ते हैं तो आपको पार्टी का वोट बैंक प्लस आपकी जो फेस वैल्यू है, इसी से मिलकर एक जीत डिसाइड होती है। फिलहाल अभी मैं कांग्रेस पार्टी के साथ हूँ, आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ हूँ और उन्हीं के साथ रहूंगा, और मैं कहीं नहीं जा रहा। अभी आपके नाम फिलहाल वो लफ्ज है, मगर कांग्रेस पार्टी के साथ हूँ और कांग्रेस पार्टी के साथ रहूंगा, और कांग्रेस पार्टी को छोड़ के कहीं नहीं जा रहा।
अच्छा, जी पक्का है ये। भाई पक्का। देखिए, भाई आम आदमी पार्टी, आपका सफर आम आम आदमी आदमी पार्टी से पार्टी। शुरू हुआ, जी कांग्रेस में आया, तो ये भी तो अब गारंटी नहीं हो सकता है कि अब कल को वही विचारधारा है हमारी। एक अपनी लोगों। देखिए, जी पार्टी जी। की भी एक विचारधारा होती है, एक हमारी अपनी विचारधारा होती है। तो कभी हम आज मैच कर रही, कल नहीं करी, तो हम फिर अगला देख लेंगे। तो ये तो किसी के साथ भी हो सकता है हाँ, कि मैं पूछ आदमी रहा हूँ ना, आपके साथ भी हो सकता है। अगर आप सबका सम्मान कर रहे हो, आप पार्टी में हो, पार्टी आपका सम्मान नहीं कर रही है, कोई भी हो, मैं मेरे अलावा कोई भी हो, आप सबका सम्मान कर रहे हो और पार्टी के लोग या और लोग आपका सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो मजबूरन आपको दूसरी तरफ सोचना पड़ता है। हाँ, मतलब मगर फिलहाल जब हमारा भाव सेवा का है, तो फिर हमें देखना पड़ेगा। फिलहाल अभी मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है और राहुल गांधी जी के साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहूंगा। अच्छा, तो जनता की सेवा तो जारी रहती है, इसमें कोई शक नहीं है। आगे का भी तो कुछ आप सपना तो निश्चित होगा कि हाँ भाई मुझे चेयरमैन बनना है, या क्या सपना निश्चित होगा, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, सपना देखने का अधिकार तो सबको है। अगर मैं चेयरमैन बनने का सपना देखूं तो उसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। आप घबराइए मत, काजू खाते रहिए, ना ना, शुक्रिया बहुत बहुत। आप ही का माल है। अरे बहुत बहुत शुक्रिया। सपना देखने का अधिकार तो सबका है। जी, तो मैं चेयरमैन बन जाता हूँ तो उसमें कोई बुराई नहीं है, और सपना वो है जो हम खुली आंखों से देखें और जो पूरा करने की जिसमें हमारी लगन हो। मैं तो कहता हूँ, मैंने तो यहाँ तक सपना देखा है कि मैं मंत्री बनूं, मैं मुख्यमंत्री बनूं और राष्ट्रपति बनूं, या मुझसे पहले लोग बने नहीं। नहीं बिल्कुल, सपना तो देखेंगे तभी बनेंगे। सपना देखेंगे तभी बनेंगे। और जो देखिए, लोग जी मैं क्षमा चाहूंगा, आपको बीच में रोक रहा हूँ। आप जनता के जब इतने मुद्दे उठाते हैं, जी तो जाहिर सी बात है फिर कांग्रेस से अपने टिकट की मांग करनी चाहिए आपको, और करेंगे भी, मुझे लगता है आप। वक्त आने पे मैं मांग करूंगा, अब पुरजोर तरीके से अपनी बात रखूंगा। क्योंकि नहीं, मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी आपको टिकट देगी, क्योंकि मुझे काफी सारे लोगों ने भी ऐसा कहा है कि भाई कांग्रेस के एक नेता है डॉक्टर जावेद आलम खान, वो जनता की आवाज को उठाते हैं और उनके अलावा कोई दिखता भी नहीं है। तो मुझे लगता है पार्टी को कहीं ना कहीं आपको। मेरे साथ मेरी पूरी टीम होती है, मेरे बहुत धुरंधर साथी हैं, वो भी मेरे साथ होते हैं। बस ये है कि समय समय पर मुझे लगता है लोगों की आवाज उठानी चाहिए और मैं आवाज उठाता हूँ, और समय समय पर अगर किसी के साथ गलत होगा तो मैं उनकी आवाज उठाऊंगा। अच्छा जावेद आलम साहब, आपको क्या लगता है कि जनता आपको सपोर्ट कर रही है, या आने वाले इलेक्शन में सपोर्ट करेगी? देखिए, जब हम लोगों ने मुद्दे देखे यहाँ पे नगर के, कई ऐसे मुद्दे हैं जो किसी ने जिस पर आवाज नहीं उठाई। जैसे जैसे आपका तीर्थ राय का मुद्दा देख लीजिए, पानी की सप्लाई का मुद्दा देख लीजिए, सड़कें खुदी हैं उसका मुद्दा देख लीजिए, आधार न बनने का मुद्दा देख लीजिए, जन्म प्रमाण पत्र का मुद्दा देख लीजिए, मृत्यु प्रमाण पत्र का मुद्दा देख लीजिए, और आपके एसआईआर का मुद्दा देख लीजिए। हम लोगों ने कोशिश की है कि हर मुद्दे पर हम लोग बोले, और हम लोगों को उसमें जनता का, लोगों की सपोर्ट भी मिली। अब आप एक सर्वे करके देख लें या लोगों से मिलकर देख लें कि कोई अगर अच्छाई नहीं करेगा तो कोई बुराई भी नहीं करेगा, क्योंकि हम लोगों ने काम किया है। नहीं, तो क्या इस बिहार को आपको लगता है कि आपको वोट मिलेगा? इस बिहार पर वोट मिल जाएगा? कांग्रेस का वोट शेयर वैसे ही बहुत कम है। अभी समय है, और समय के साथ साथ मुद्दे भी हैं, बढ़ाएंगे आप अपना फील्ड? समय भी है, मुद्दे भी हैं, और लोगों की आवाज उठाता था 2 साल भी है जी, और आवाज उठाता रहूंगा। अब पार्टी कितना भरोसा करती है वो समय बताएगा, मगर टिकट की मांग तो आप करेंगे? मांग करने की पूरी कोशिश है, करेंगे। हाँ, नहीं टिकट आपको मिलना भी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का और कोई लीडर दिखता भी नहीं है यहाँ पर, निश्चित। अच्छा, बस मैं ये जानना चाहूंगा कि आपको वोट क्यों करे जनता? क्या क्या वजह है जिसकी वजह से आपको, चाहे हिंदू वोटर हो या मुस्लिम वोटर हो, क्योंकि मुझे लगता है कि लोकल में फेस वैल्यू माने रखती है, ये माने नहीं रखता है कि आप किस पार्टी से आ रहे हैं, क्या है। तो आपको जनता क्यों वोट करे? भाई बहुत सारे लोग हैं, पुराने भी आएंगे, कोई एक से एक धुरंधर उतरेंगे। जनता के लिए आवाज कौन उठा रहा है? बगैर लालच के, बगैर मकसद के दिन रात काम काम कर रहा है। आप पता लगाएंगे या पता लगाइए, लोगों से बात करिए। हम लोग दिन हो या रात हर वक्त लोगों के जो उन्हें जरूरत पड़ती है, अभी आपने देखा होगा कम से कम 20-25 कॉल आ चुकी है मेरे पास। देख रहा था, लगातार फोन बज रहा है आपका जी। तो लोगों की समस्याएं हैं। जब आप एक पेड़ लगाते हैं, बीज बोते हैं, तो उसका फल आने में समय लगता है, और उस समय का इंतजार करना चाहिए सबको। मैं भी इंतजार कर रहा हूँ
कि जो हमारी मेहनत है वो एक दिन रंग लाए और एक पुरजोर तरीके से हम लोग नगर के लिए कुछ ना कुछ करें। जो हमारा एक एम है, जो हमारा ख्वाब है कि हम कुछ नगर के लिए करके जाएं जिससे लोग हमें याद करें। तो नगर के लिए कुछ करने के लिए, तेरह के लिए कुछ, तो आप टिकट जाहिर सी बात मांगेंगे कांग्रेस? जी, पार्टी से टिकट मांगेंगे। और अगर नहीं दिया तो किसी और पार्टी से भी मांग सकते हो, उसको बुराई नहीं है। तो जनता की सेवा ही अगर हमारा उद्देश्य है तो फिर तो हमें सेवा का उद्देश्य। जब आप पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और पार्टी के बाई चांस अगर टिकट नहीं मिलता है मान लीजिए। नहीं, मुझे पूरा विश्वास है पार्टी के ऊपर, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पे कि वो मेरी सपोर्ट करेंगे। जिस तरीके से मेरे साथ सपोर्ट करते चले हैं हमारे जिला अध्यक्ष रजनी गुप्ता जी, जिस तरीके से मेरे ऊपर विश्वास जताया उन्होंने, मुझे नगर अध्यक्ष की जो पद दिया और समय समय पर उनसे मैं जो हूँ राय मशवरा भी लेते रहता हूँ। मुझे भरोसा है कि अपने लीडर्स पे और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के वो मेरा साथ देंगे और जिस तरीके से देते चले आए हैं। क्योंकि नेतृत्व तो मैं देख रहा हूँ कि नाम ले लूंगा कि बीजेपी के लोग भी आपको अप्रोच कर रहे हैं कि भाई आप खिसकाएं, एक बार और छलांग लगा दें। बिल्कुल, कई ऑफर मेरे पास आए, प्रदेश स्तर से भी मेरे पास ऑफर आए कि आप बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए और दूसरी पार्टी से भी ऑफर है। मगर मैं फिलहाल अभी मेरा कहीं जाने का कोई विचार नहीं है ना, मैं पार्टी के लिए समर्पित हूँ और जनता के लिए समर्पित हूँ और मुझे ऐसा सपोर्ट मिल रहा है और पार्टी से भी ऐसा सपोर्ट मिलना चाहिए कि मुझे टिकट मिले और मैं जनता के लिए लड़ूं। देखिए, जितना प्रभावित मुझे राहुल गांधी जी ने किया है उतना प्रभावित मुझे किसी ने किया और जो नए जो यंगस्टर्स है, हमारे युवा पीढ़ी है, मैं समझता हूँ राहुल गांधी से काफी प्रभावित है। तो मैं भी उनसे प्रभावित हूँ और उनके लिए उन्हीं की तर्ज पे, जैसे आपने कहा कि कुर्ता पजामा, जब टी शर्ट में ही काम हो जाए तो कुर्ते पजामे की तमन्ना नहीं है। प्रभावित में तो आपने जो कहा, तो मैं आप देख रहे हैं प्रभावित की, जैसे जब आपने बात करी तो अभी आपने देखा होगा कि बिहार में आदमी प्रभावित नहीं हुआ, पूरा उनके जाने से बता रहे हैं कि इलेक्शन ही पलट गया, खेल खत्म हो गया, बीजेपी की वन साइडेड जीत हो गई। अब ये तो दूसरा मुद्दा है कि कोई वोट चोरी की भी आवाज उठी थी, वोट चोरी की हमने भी कई प्रोग्राम किए। अब ये तो चुनाव आयोग और बीजेपी बता सकती है क्या होते थे। फिलहाल उस पर मैं नहीं जाना चाहता अभी। अब वो सीट मिल गई, वो सरकार बन गई, अब जो रात गई बात गई, जो आने वाला है उस पर बात। ओवरऑल जो है आपके जो आइडियल है राजनीति के, वो राहुल गांधी जी हैं हमारे अभी हाल फिलहाल। पहले केजरीवाल जी थे? पहले केजरीवाल जी नहीं थे, वो पार्टी मैंने स्टार्ट की थी उनकी, मुझे अन्ना हजारे साहब थे, मगर अब वो अन्ना हजारे साहब भी मौके पे आते हैं और बाकी में सो जाते हैं फिलहाल। तो आइडियल तो कांग्रेस थी, राहुल गांधी थे, इंदिरा गांधी थी, आज भी है और हमेशा रहेंगी, क्योंकि उन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया, अपने जान तक निछावर कर दी। तो इतना बेहतर विकल्प तो मेरे पास नहीं हो सकता कि मैं उन्हें छोड़कर कहीं और जाऊं। बिल्कुल। तो डॉक्टर जरियाल आलम साहब, अब हम लोग एक रैपिड फायर खेलेंगे जो थोड़ा आपको जल्दी जल्दी जवाब देंगे। तैयार हैं आप? हालांकि आप तो प्रोफेसर हैं, आप तो तैयार ही होंगे। मैं तैयार हूँ आपको। तो पहला सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी, इन दोनों से आपने क्या एक लेसन सीखा? आम आदमी पार्टी से मैंने लोगों के लिए लड़ना सीखा, लोगों के लिए आवाज उठाना सीखा, और कांग्रेस पार्टी में जब मैं आया मैंने उसमें लोगों के बीच मोहब्बत फैलाना सीखा, लोगों के लिए जीना सीखा, उनसे मोहब्बत करना सीखा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का यही मतलब है कि लोगों को जोड़ो। जो लोग तोड़ने का काम कर रहे हैं और हम लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं, देश को जोड़ो, मोहब्बत बांटो, एक रहो, संगठित रहो, ये मैंने कांग्रेस पार्टी से सीखा। अच्छा, प्रोफेसर की लाइफ और पॉलिटिकल लाइफ, किसमें ज्यादा मजा है? मजा दोनों में अपना अपना है। प्रोफेसर की लाइफ में एजुकेशनल बर्डन बहुत रहता है आपके ऊपर, पढ़ाई का बोझ भी रहता है, मगर पॉलिटिकल लाइफ में सामाजिक रहता है। दोनों का अपने अपने मजे हैं, मगर एक थोड़ी आसान है और पॉलिटिकल थोड़ी कठिन है, क्योंकि रात में आपको 12 बजे 1 बजे कोई पता नहीं किसकी मदद, लगातार आते ही रहते हैं, फोन आते ही रहते हैं। तो दोनों में फर्क है, मगर दोनों का अपना मजा है। एक सेवा भाव है, मगर दूसरी भी सेवा, एक तरफ आप देश के लिए पौध तैयार कर रहे हैं
और दूसरी तरफ देश के लिए आप जो विपरीत चीजें हैं उनसे आप लड़ रहे हैं, तो दोनों का मजा अपना है और दोनों का लुत्फ अलग है। अब ये अलग चीज है कि कोई एक साथ मजा दोनों का लेता है, आप दोनों कोई का ले रहे हैं। मैं दोनों को ले रहा हूँ, आप ऊपर वाले की विशेष कृपा है इस पर। हाँ। एक ऐसी आदत या हैबिट आप बताना चाहेंगे जो आपको लगे कि देश को तुरंत अडॉप्ट करनी चाहिए? जो भी डुप्लीकेसी चल रही है मार्केट में, जो हमारी युवाओं की बॉडी को खराब कर रही है, जैसे जंक फूड्स, कच्ची मैदा, इससे युवाओं को भी बचना चाहिए और गवर्नमेंट को भी डुप्लीकेसी पर पाबंदी लगाना चाहिए। क्योंकि जब हमारी जो नई पौध है, जो हमारी जनरेशन है, नई जनरेशन है, युवा है, वो जब गड़बड़ खाएंगी तो उनकी बॉडी में भी इस हिसाब से वो नहीं होगा। एक सर्वे में बताया कि आने वाले वक्त में 50 साल से ऊपर जिएंगे नहीं आज की जनरेशन। हार्ट अटैक बड़ा कॉमन हो गया, हार्ट अटैक कॉमन हो गए और कई चीजें कॉमन हो गई। तो मैं ये कहना चाहूंगा, जंक फूड से बचिए, जो रिफाइंड से बचिए, मोबाइल जितना जरूरत हो उतना चलाइए। हालांकि मैं भी चलाता हूँ, मजबूरी, मगर जहाँ पर जरूरत ना हो मोबाइल ना चलाइए और अपने बड़ों का आदर कीजिए, उनका सम्मान कीजिए, अपने माँ बाप की इज्जत कीजिए, उनका सम्मान कीजिए। नेता अपना विश्वास क्यों खोते जा रहे हैं? जनता उनका विश्वास कम कर रही है। देखो, बातें एक अलग बात हो गई, मगर सच्चाई पे अगर हम उतरे तो जनता जो है वो विश्वास कम कर रही है नेताओं पे। ऐसी क्या वजह? घोटाले। अच्छा। ये घोटाले ही वजह है, क्योंकि चुनाव से पहले हम कुछ और होते हैं, चुनाव के बाद हम कुछ और होते हैं। बहुत बड़ी तब्दीली आ जाती है, जो पैसा है वो बड़ा चेंजेस ले आता है। कि यार ये खाली बातें थी, जब आया नंबर तो अपना माल चढ़ा दिया। मगर हमारे देश में ऐसे बहुत से नेता हुए हैं जो इलेक्शन से पहले भी वैसे थे, इलेक्शन के बाद भी वैसे हुए। हमारे कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे नेता रहे। तो लाल बहादुर शास्त्री जी हो गए, अटल बिहारी जी वाजपेयी जी हो गए, है ना, आपके और नेता हो गए। तो बाकी और लोग भी हैं। हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी लगातार लड़ते चले जा रहे हैं, हर मुद्दा उठाते हैं लोगों के लिए। फिटनेस का भी ध्यान रखते हैं। जब पैदल चल रहे हैं, उसके बाद लोगों के लिए लड़ रहे हैं, पूरे देश को एक कर रहे हैं, इतनी लंबी लंबी यात्राएं कर रहे हैं, छोटे छोटे मुद्दे उठा रहे हैं, है ना, गरीबों की बात कर रहे हैं, मजलूमों की बात कर रहे हैं, उनके ऊपर हो रहे जुल्म की बात कर रहे हैं, उनके लिए लड़ रहे हैं, उनके लिए खड़े हैं। तो यही कि जो आप चुनाव से पहले हैं वो चुनाव के बाद हुई। अगर जनता ने एक बार विश्वास खो दिया तो आप दोबारा जो है आप सत्ता में या अपनी सीट नहीं पा पाएंगे। और आपके सामने कई ऐसे एग्जाम्पल हैं, हमारे सामने कई ऐसे एग्जाम्पल है। तो मगर आपको लगता नहीं कि यार जनता भी जातिवाद पे ज्यादा चली जाती है? कि और उन्होंने कहा कुछ ऐसा, भाई इसकी वजह से भी बहुत से नेता इसी का ज्यादातर फायदा उठाते हैं। समय बदल रहा है, जनता भी समझदार हो गई है कि हमें उन लोगों के साथ आना है, उन लोगों के साथ देना है जो हमारे ऊपर उठना होगा। राजनीति से ऊपर उठना होगा, भेदभाव से ऊपर उठना होगा, जातिवाद से ऊपर उठना होगा। और अगर आप जातिवाद से ऊपर उठोगे तभी आप देश का भला कर सकते हो, अपने क्षेत्र का विकास कर सकते हो। अगर आप जातिवाद में पड़ गए तो आप कुछ ही समय के लिए आपको सफलता मिलेगी, मगर अगर आपको लंबी सफलता और लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो आपको सबको लेकर साथ करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप सबको साथ लेके चलोगे तभी देश को आगे बढ़ा सकते हो आप, तभी अपने देश को, अपने प्रदेश को, अपने क्षेत्र को आप विकास कर सकते हो। अदरवाइज आप एक किनारे हो जाओगे। कई ऐसे नेता आए, कुछ समय के लिए मार्केट में आए और उसके बाद आज तक दिखे ही नहीं। मतलब आपको सबको साथ लेके चलना, सबका साथ, सबका विकास होगी और सबकी बात होगी। अच्छा, यहाँ तक तो ठीक है, मगर युवा ये सोच रहे हैं कि पॉलिटिशियंस उनकी चिंता नहीं करते। इलेक्शन के दौरान ठीक है, उसके बाद उनकी कोई चिंता नहीं, कोई नौकरियां नहीं, कोई कुछ नहीं, ऐसा कुछ है देश? हाँ, ये तो है। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारा, और उस मुद्दे पर सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी जब अपनी पीढ़ी को, मौजूदा पीढ़ी को देखेगी, इनके पास रोजगार नहीं है, इतना पढ़ लिख गए, पढ़ लिखने के बाद भी रोजगार नहीं है, तो छोटे जो नीचे कम उम्र के लोग हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, उन्हें मतलब मोटिवेट नहीं होते। कायदे में जो ऊपर के लोग हैं, जो युवा हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो ऐसा उन्हें कुछ उदाहरण, कुछ एग्जाम्पल देके जाना चाहिए, जिस तरीके से आप देखते हो घर में अगर कोई डॉक्टर बन जाता है तो छोटे भाई बहन उसे देखकर ही डॉक्टर बनने की कोशिश करते हैं। कोई आईएएस बन जाता है तो आईएएस ही बनते चले जाते हैं। किसी गांव में अगर कोई सिविल सर्विसेज आईएएस में चले गए, तो कई ऐसे गांव हैं हमारे प्रदेश में, देश में, जहां एक एक गांव के अंदर सभी कहीं सिविल सर्विसेज में ज्यादातर, तो मोटिवेशन मिलता है। नहीं, तो एक्चुअली क्वेश्चन मेरा ये था कि पॉलिटिशियन क्या युवाओं की चिंता नहीं कर रहे हैं? आजकल कर रहे हैं, मगर जिस हिसाब से करनी चाहिए उस हिसाब से रोजगार कहाँ मिल रहा है। बेरोजगारी चरम पर है, आप देख रहे हो, नहीं हो पा रही।
रोजगार प्रोवाइड ही नहीं कर पा रहे हैं। आप देखो, एक वैकेंसी निकलती है, 50 लोग 100 लोग उस पर अप्लाई करते हैं। इसके लिए तो पॉपुलेशन भी मैटर करती है ना, पॉपुलेशन मैटर करती है, मगर पॉपुलेशन विकास में बाधा नहीं करती। अगर पॉपुलेशन विकास में या नौकरी में बाधा करती तो चाइना सबसे पीछे होता, जो सबसे आगे है। तो बहुत सी ऐसी कंट्री है, इंडोनेशिया है, वही विकास में हमसे आगे है। चाइना क्यों आगे निकल रहा? वहां तो पॉपुलेशन बहुत है। तो पॉपुलेशन विकास में क्यों, क्या बात, फिर आपके पास जब पॉपुलेशन ज्यादा होती है, आपके पास स्किल्स ज्यादा होते हैं, आपके पास मैन पावर ज्यादा होती है, ह्यूमन कैपिटल ज्यादा होती है, तो पॉपुलेशन कोई बैरियर नहीं है, मगर कंट्रोल भी जरूरी है। यूज कैसे होगा? मगर हाँ, ये भी है कि पॉपुलेशन पे भी कंट्रोल होना चाहिए, हम सबको सोचना चाहिए, क्योंकि महंगाई बहुत है और इस हिसाब से ज्यादा बड़ा परिवार है तो समस्या आ जाती है। तो पॉपुलेशन विकास में बाधा नहीं है, मगर थोड़ा सा नेताओं को सोचना चाहिए कि नई युवा पीढ़ी को रोजगार, ऐसे ऐसे कोर्स लाए जाए, ऐसे ऐसे फैक्ट्रियां खोली जाए, ऐसे ऐसे कॉलेजेस खोले जाए जो उसमें बच्चे निकले और उन्हें जॉब मिले और अपने आप खुशहाल जिंदगी जिए। क्योंकि जब हमारा युवा खुश होगा, हमारा देश खुश होगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हम दूसरों से पिछड़ जाएंगे। तो सरकार को इस ओर बड़ा कदम उठाना चाहिए और रोजगार के बेहतर से बेहतर साधन उन्हें खोजना चाहिए कि एक दूसरे पर ब्लेम न लगाकर, क्योंकि जब आप रोजगार दोगे तभी आपकी सरकार दोबारा आएगी। अब आप धर्म के मामले में उलझाए रहोगे तो फिर ऐसे काम कैसे बनेगा? अगर दूसरी बार या तीसरी बार आ रही है तो इसका मतलब रोजगार दे रहे हैं। अब एलिगेशन तो ये भी लग रहे हैं कि धोखे से आ रहे हैं। अब ये चुनाव आयोग बता सकता है कि किस तरीके से आ रहे हैं। नहीं, मतलब यानी जो सीट अगर जीत जाती है वो धोखे से, जो हार गई वो सही, मतलब जैसे आप एक्चुअली क्या है ना, आप ये आता है ईवीएम, एक्चुअली मैं खुली अगर हम लोग बात करें तो ईवीएम अक्सर लोग पार्टी, जैसे भारतीय जनता पार्टी अपने बचाव में कहती है कि भाई जहां हम जीत गए वहां ईवीएम का दिक्कत, जहां हार गए वहां नहीं। तो ये क्या मैटर? तो जिस देश ने ईवीएम को बनाया है तो वहां ईवीएम से चुनाव क्यों नहीं होता? ईवीएम के बगैर भी बैलेट पेपर से चुनाव कराइए आप, दिक्कत क्या है? समय लगेगा, समय लगने दीजिए। आप 5 साल नहीं, आप 5 साल प्रधानमंत्री रहे, आप 5 साल मुख्यमंत्री रहे, आप विधायक रहे, आप एमपी रहे, 5 साल की जगह आप 5.5 साल कर लीजिए, आप 5-6 महीने और बढ़ा लीजिए। जो समय आपको बोर्ड उससे करवाइए आप बैलेट पेपर से चुनाव। जनता तैयार है बैलेट पेपर से, दूध का दूध और दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छी जो बड़ी सीट है, अच्छा प्रदेश है, वो आपने ले लिया। जो जहाँ पे आमदनी के रिसोर्सेज या सारी चीजें कम है, वो आपने दूसरे के पाले में डाल दी। ये ऐसा नहीं चलेगा। आप बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, डर किस बात का है? चलिए खैर। अच्छा, आपके लिए पार्टी मैटर करती है या आपकी अपनी विचारधारा? पार्टी भी सबके लिए काम कर रही है, पार्टी भी सबकी जनहित की बात कर रही है और हम भी जनहित की बात कर रहे हैं, लोगों की बात कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, लोगों को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, देश को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, समानता की बात कर रहे हैं, उनके अधिकारों की बात कर रहे हैं। अच्छा, आपने कहा, क्षमा चाहूंगा कि आप देश को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। मैं आपको जानना चाहूंगा आपके माध्यम से, और जनता भी जानना चाहिए कि आपके लिए देश पहले या धर्म? ये सवाल अक्सर हम लोगों से ही क्यों पूछा जाता है? अगर आप नहीं बताना चाहें तो बात नहीं, मैं इसका जवाब, आपने सवाल किया है तो मैं जवाब देना भी चाहिए मुझे और मैं दूंगा। देश जिस तरीके से, अगर आप पूछें कि मेरी ये 2 आंखें हैं और आप अपनी दोनों आंखों में से किसे चाहते हैं, तो मेरे लिए तो दोनों जरूरी है। मेरे लिए देश भी जरूरी है, मेरे लिए धर्म भी जरूरी है। अगर आप पूछें कि आप अपनी माँ से मोहब्बत ज्यादा करते हैं कि अपने बाप से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। देश हमारी माँ है और धर्म जो हमें बताता है, मजबूत बनाता है, तो मजबूत बनाता है। तो मेरे लिए दोनों जरूरी है। उसी तरीके से हमारे प्रॉफिट हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि जिस देश में रहो उससे वफादार रहो, उससे मोहब्बत करो। अब कुछ हर तरीके के लोग हैं, जिस तरीके से हमारी 5 उंगली अलग अलग है। और अच्छा, जिनका भी आपने नाम लिया जी, या कोई भी किसी भी धर्म में जो महापुरुष अक्सर अवतरित होते हैं, आते हैं, तो वो आपको क्या लगता है, एक किसी पर्टिकुलर समाज के लिए वो आते हैं या पूरी मानवता के लिए आते हैं? देखिए, मैं ये सवाल मुझसे पहले भी पूछा गया है जी, किसी इंटरव्यू पे कि जब कोई दुनिया में महापुरुष आता है या वो महापुरुष भेजे जाते हैं तो वो पूरे जगत के कल्याण के लिए आते हैं, ना कि किसी एक वर्ग विशेष के लिए, ना कि किसी धर्म के लिए। जिस तरीके से आप देखेंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषों में सबसे उत्तम उन्हें कहा गया,
ना तो मर्यादा पुरुषो हिंदू कहा गया, ना मर्यादा पुरुषो मुस्लिम कहा गया, ना मर्यादा पुरुषो सिख कहा गया, ना मर्यादा पुरुषो ईसाई कहा गया। मतलब पुरुषों में सबसे उत्तम। तो इसी तरीके से जिस तरीके से मर्यादा पुरुषो उत्तम सबसे उत्तम है पुरुषों में, उसी तरीके से आप आ जाइए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कि रहमतुल आलमीन बना के भेजे गए, पूरी आलम पूरी दुनिया के लिए रहमत बना के भेजे गए। वो किसी मुस्लिम के लिए नहीं, किसी सिख के लिए नहीं, किसी हिंदू के लिए नहीं, किसी ईसाई के लिए नहीं। जब भी कोई महापुरुष आता है वो सारे जगत के कल्याण के लिए आता है, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। तो हम सबको हमारी ये जिम्मेदारी है कि हर धर्म का सम्मान करें, हर धर्म के महापुरुषों का सम्मान करें। आज भी मौजूदा वक्त में ऐसे बहुत से महापुरुष हैं जिन्हें अभी तबीयत खराब हो जाने पे स्वामी प्रेमानंद महाराज जी की हर वर्ग के, हर धर्म के लोगों ने उनके लिए प्रार्थना की है। उसमें हम लोगों ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, क्योंकि कोई भी महापुरुष हो जब वो आता है तो वो सबके लिए आता है, सबका कल्याण करता है। वहां आप जाइए, आप ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में जाइए, आपको वहां सब कुछ मिलेगा। आप किसी के दरबार में जाइए, आपको वो भेदभाव नहीं करते, वो भेदभाव नहीं करते। जब ऊपर वाला भेदभाव नहीं करता तो हम आप कौन होते हैं भेदभाव करने वाले। इसीलिए हम सबको हर धर्म का सम्मान करना चाहिए, हर इंसान का सम्मान करना चाहिए, हर समाज के लोगों का सम्मान करना चाहिए। महापुरुष किसी एक के लिए नहीं, पूरे जगत के लिए आता है। हम सबको उस महापुरुष का सम्मान करना चाहिए, किसी को बुरा नहीं करना चाहिए। और नफरत बांटने वाले बहुत हैं, वो अपना जाने, हम तो मोहब्बत बांटने वाले लोग हैं, मोहब्बत बांटते हैं और बांटते रहेंगे। बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। और एक आखिरी सवाल, आप मिस्टर तिलर बनते बनते रह गए, क्या उसका कोई मलाल है आपको आज भी? नहीं, मिस्टर तिलर अगर बन जाता तो हो सकता है बहुत सारी चीजें नहीं मिलती, हो सकता है फील्ड चेंज हो जाती, मगर अब जो बना हूं ऊपर वाले की कृपा है, उसने जो बनाया है। बस मैं एक शेर कहना चाहता हूं आपसे, बिल्कुल बिल्कुल, कि कांटा सा चुभ रहा हूं जमाने की निगाह में, मेरा कसूर ये था कि मैं आगे निकल गया। हाँ बिल्कुल, जो आगे निकलता है वो चुभता है, जो आगे निकलता है वो निश्चित तौर से चुभता है। मगर फिर भी आपने इतना समय दिया। दोस्तों, आज हमारे साथ थे कांग्रेस पार्टी के नगर अध्यक्ष डॉक्टर जाने आलम खान, जिन्होंने बहुत सारे मुद्दों पर बहुत खुल के बात की, और उनका मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। शुक्रिया। और मैं लास्ट में चाहूंगा कि आप जनता को कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं बस सबसे यही कहना चाहता हूं कि लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद करें, माहौल खराब करने वालों से अलग हो जाएं, मोहब्बत करने वालों का साथ दें, जो साथ में लेकर चले उसका साथ दें, जो फूट डालने की बात करे उससे दूरी बनाएं, देश को मजबूत बनाएं। जब आप देश को मजबूत बनाओगे तो खुद मजबूत बनोगे, और जब हम खुद मजबूत होंगे तो हमारे सामने कोई दूसरा आकर ऊंची आवाज में बात भी नहीं कर पाएगा। तो देश के प्रति वफादार रहें, देश का साथ दें। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। अच्छा, आपके माध्यम से मैं एक और चाहूंगा कि आप अपने चाहने वालों से ये भी अपील कर दिए कि अपने भाई के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो पर कमेंट करें। हमारे अभिषेक सुमन भाई बहुत मेहनत से और शिद्दत से हम लोगों के इंटरव्यू लेते हैं। मेरा आप सबसे बहुत अनुरोध है, गुजारिश है, प्रार्थना है कि भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमें भी थोड़ा सपोर्ट करें अगर आपको लगता है कि हम जायज और नेक काम कर रहे हैं तो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, और जल्दी दर्शकों मिलेंगे एक और एपिसोड में। तब तक श्री हरिवंश।